गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोशिका के विभिन्न भागों का और उनके से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी का हम संपूर्ण अध्ययन आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ को और अधिक देखने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या कहते हैं, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक निर्जीव आवरण होता है, मतलब कि इसमें कोई सजीव जीवात्मा नहीं होता है, ये एक निर्जीव आवरण है जिसे हम कोशिका भित्ति सीधे समझ लीजिए दोस्तों, जिसमें हम एक कोशिका के आजू बाजू जो एक दीवार जैसी संरचना होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, भित्ति का मतलब ही होता है दीवार। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। और जो ये कोशिका भित्ति दोस्तों ये मुख्यतः पादपों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः आपकी पादपों में ही पाई जाती है और ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो सेल्यूलोज और दूसरा पेक्टोज। दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। सेल्यूलोज अक्सर याद रहता है लेकिन पेक्टोज भी इसके निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, सेल्यूलोज और पेक्टोज। अब कोशिका भित्ति में एक और चीज़ होती है दोस्तों, मैग्नीज भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा स्टेप है, अंग है जो इसका, तो वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य की सबसे बाहरी परत होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका द्रव और जीव द्रव्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पे ये प्लाज्मा लेमा जो लिखा गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है। तो इस तरह देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आपकी जो बाहरी परत है ये आपकी सेल वॉल कहला गई। ठीक है, और उसके अंदर की जो परत होती है वो प्लाज्मा मेल कहलाती है, प्लाज्मा लेमा कहलाती है, या फिर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक भित्ति की तरह ही कार्य करती है। अब अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो खोज है वो कार्ल नेगली और सी क्रैमर, दोनों नाम याद रखिएगा, कार्ल नेगली और सी क्रैमर ने इसकी खोज की थी। अब इसकी उपस्थिति दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें पादपों में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें जंतुओं में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके ये और भी कई अन्य नामों से आता है, जैसे कि जीव कला, कोशिका झिल्ली, तो हम समझ ही जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा और न्यूलेमा। ठीक है, ये तीनों नाम भी आप याद रखिएगा। और प्लाज्मा लेमा जैसे कि हमने ऊपर आपको डायग्राम में बताया है वो भी है। एक बार अच्छे से देख लीजिए ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा और न्यूलेमा। ठीक है, अब ये दोस्तों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बना किसका होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है वो लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किन दो चीज़ों का मिलकर बना होता है। तो आपका लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसी कारण इसे लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं। देखिए एक और नाम इसका मिल गया, लाइपोप्रोटीन झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, क्योंकि जो ये है ये लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। राजधानियाँ या फिर रिक्तियाँ। अभी राजधानियाँ रिक्तियाँ होती क्या हैं दोस्तों? ये छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, आपके जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रिक्त होते हैं, मतलब वहाँ पे किसी द्रव का समावेश नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे राजधानियाँ या रिक्तियाँ इन्हें कहा जाता है। तो ये पूरे जो सेल है, सेल के अंदर जो ये एक खाली जैसा जगह दी गई है उसे हम वैक्यूल इंग्लिश में कहते हैं, जिसे राजधानी को वैक्यूल कहते हैं। तो ये होता है आपका वैक्यूल या राजधानी या फिर रिक्तियाँ। अगर हम इसकी खोज की बात करें दोस्तों कि रिक्तियों की खोज किसने की थी, तो 1841 में डुआर्जिन ने की थी। नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। डुआर्जिन ने राजधानियों की खोज की थी और सबसे अधिक जो पार्ट होता है किसी भी सेल का वो 90% जो पार्ट होता है वो आपके रिक्तियाँ या फिर राजधानियाँ ही घेरती हैं। ठीक है, 90% जगहों पर राजधानियाँ या रिक्तियाँ ही वो सेल का पार्ट्स घेरती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, पुष्प व फलों के रंग रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन पाए जाने के कारण उसमें जो फूलों में कलर उपस्थित होता है। अगर सीधे सीधे पूछा जाए दोस्तों कि फूलों में कलर होता है, जो रंग होता है, उसका कारण क्या है, तो वो है आपका एंथोसाइनिन। और ये एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? आपकी रिक्तियाँ या फिर राजधानियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एंथोसाइनिन जो कि राजधानियों में पाया जाता है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, भाग आता है कोशिका का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जैसे हिंदी में कहते हैं हम अंतर्द्रव्यीय जालिका। अगर इसकी खोज की बात करें, नामकरण की बात करें, तो इसे पॉटर ने, इसकी खोज और नामकरण दोनों ही काम पॉटर वैज्ञानिक ने किया है। अब इसे दोस्तों झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं झिल्लियों का तंत्र? क्योंकि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है दोस्तों, ये जाली जैसी रचना होती है। पूरे आपके जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसमें जाली नुमा रचना होती है, बहुत घनी। ठीक है, तो इसी कारण इसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। ठीक है, झिल्लियों का तंत्र। अब जो ये अंतर्द्रव्यीय जालिका है आपकी, ये कहाँ से कहाँ होती है दोस्तों? ये कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रीय झिल्ली तक होती है। डायग्राम में इसको एक बार देख लेते हैं। तो डायग्राम में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ब्राउन कलर से इसे दर्शाया गया है। तो ये आपके जो केंद्रक है न्यूक्लियस, यहाँ से लेकर के जो केंद्रक की आपकी बाहरी परत होती है न्यूक्लियस, वहाँ से लेकर के ये प्लाज्मा लेमा से यहाँ तक ये फैली होती है। तो ये जाली नुमा एक प्रकार की रचना होती है जो पूरे आपके कोशिका में अंदर ही अंदर फैली होती है। आपकी ER होती है, इसे शॉर्ट में हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ER से दर्शाते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है खुरदरी और दूसरी होती है चिकनी। अब देखिए दोस्तों, दोनों का ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो खुरदरी अंतःस्रावी ER होती है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, जो खुरदरी अंतःस्रावी जालिका होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि खुरदरा होने की वजह से क्या होता है, राइबोसोम अगर इस तरह से जाली होती है और खुरदरा होता है, तो यहाँ पर जो राइबोसोम है आपके, यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम यहीं पे फंस कर जो है आपके जो प्रोटीन होता है उसका स्रवण करते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम चिकनी अंतःस्रावी जालिका के बारे में बात करें, तो चिकनी होती है ER, उसमें आपके वसा या लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, वसा या लिपिड का वहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, खुरदुरी में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं और चिकनी में लिपिड या वसा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो पार्ट ऑफ सेल है, वो है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी का, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे गोल्जी बॉडी। तो इसका जो अध्ययन है दोस्तों, शुरुआत इसकी खोज की बात की जाए तो श्वेत उल्लू बान आउल की तंत्रिका कोशिकाओं में इसका पता लगाया गया था। और किसने ये काम किया है दोस्तों? तो ये है आपका कैमिलो गोल्जी, जो कि इटली के एक तंत्रिका वैज्ञानिक हैं। तंत्रिका न्यूरॉन सिस्टम से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, श्वेत उल्लू पर इन्होंने अध्ययन किया है और जिसने अध्ययन किया है उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। अब इसे दोस्तों, जो गोल्जी बॉडी है, इसे हम बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेकर्स नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इस पर काफ़ी सारे शोध कार्य किए हुए हैं, तो इसलिए इसे बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो लाइसोसोम का निर्माण है वो गोल्जी बॉडी में ही होता है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण जो है आपका गोल्जी बॉडी में ही होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है तब दोस्तों? तो इसकी जो खोज की बात करते हैं क्रिस्टियन डी डोवे ने 1995 है, यहाँ पे 1955 है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा मिस्टेक है। 1955 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो नामकरण की अगर बात करें, एलेक्स नोविकोव ने किया है। ठीक है, खोज क्रिस्टियन डुवे ने और नामकरण आपका एलेक्स नोविकोव ने। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? देखिए, लाइसोसोम जो होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कई तरह के इसमें जो है एंजाइम पाए जाते हैं करीब। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, वो सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पाचन कर लेते हैं। ठीक है, पाचन कर देते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है हाइड्रोलिटिक एसिड, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हाइड्रोलिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एसिड क्या होता है, वो सारे एंजाइम्स को, सारे जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं उनको भी वो पाचक करके उसको ख़त्म कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जब ये एंजाइम उस लाइसोसोम से बाहर निकलते हैं, तो वो धीरे धीरे जो सेल होते हैं उस सेल को ही वो धीरे धीरे पाचन करके उसको ख़त्म करने का काम शुरू कर देते हैं। और इसी कारण से इसे जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंजाइम उसमें जो होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आदि बहुत ही खतरनाक यहाँ पे एंजाइम और एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, जिस वजह से वो कोशिका का ही पाचन करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये 1886 में आपके अल्टमैन ने की थी। नाम याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, और ठीक है, नामकरण जो है वो बेंडा ने किया था। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, अल्टमैन ने खोज और नामकरण आपके बेंडा ने की थी।
माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि पूरे पादप कोशिका में जो श्वसन होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है, ठीक है। और एंजाइम द्वारा कोशी श्वसन होता है, एंजाइम द्वारा होता है ये पूरा श्वसन की प्रक्रिया। और श्वसन जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर क्या होगी दोस्तों, एटीपी होगी। एटीपी मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा मुक्त होने का मतलब हो जाता है कि वह कोशिका का बिजली घर या फिर पावर हाउस कहलाने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ पर श्वसन होता है। श्वसन करने के बाद वहाँ पर ग्लूकोजन वगैरह उत्पन्न होते हैं और वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इस वजह से इसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड क्या है दोस्तों, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। और प्लास्टिड में देखिए दो तरह के प्लास्टिक है, एक रंगीन प्लास्टिक और एक रंगीन प्लास्टिक, ठीक है। अब जो कलरलेस होते हैं रंगीन प्लास्टिक, उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और इनका काम क्या होता है, ये भोजन का संचयन करने का काम करते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और वहीं पर जो कलरफुल होते हैं रंगीन प्लास्टिड, वो आपके क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। और ये अंगों को खास रंग प्रदान करने का, मतलब कि जो भी आपकी सेल बॉडी होती है पादप कोशिकाओं की, तो उसमें जो कलर होते हैं वह आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग पूछा जाता है कि किस वजह से होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। और क्लोरोफिल कहाँ से बनता है, ये क्रोमोप्लास्ट से बनता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आप याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट खास रंग प्रदान करने के लिए, क्लोरोफिल बनता है क्रोमोप्लास्ट के थ्रू से, जिससे पत्तियों का रंग आपका हरा होता है। होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। धन्यवाद दोस्तों।